हेलो स्टूडेंट। आज हम डार्क रिएक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। वैसे तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो डार्क रिएक्शन है दैट डार्क रिएक्शन इज प्रेजेंट इज अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। फिर डार्क रिएक्शन के जो बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे कि हम उसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था कि जो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो आपका RUMP है, जो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट है, उसका फॉस्फोरिलेशन होता है और वो कन्वर्ट होता है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये कन्वर्जन होता है फॉस्फोरिलेशन के थ्रू। फिर उसके बाद जो आपका RUBP है, ये CO2 के साथ फिक्स होकर कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है और बनता है आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि तीन मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो पीजीए है, जो आपका पीजीए बनता है, अब आपके जो पीजीए बनेंगे 12 मॉलिक्यूल, जो पीजीए बनेंगे उन पीजीए जो 12 मॉलिक्यूल है, फिर उनका लाइक जो इसका कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पूरा हो गया। फिर उसके बाद इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन से पहले इस पीजीए का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉस्फोरिलेशन होता है, देन रिडक्शन होता है। चलिए अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं आगे। ये हमने पढ़ा था, इसको हम बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने आज तक पढ़ लिया था। कार्बोक्सिलेशन, फिर हमने देखा था कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के बारे में। कार्बोक्सिलेशन में हमने ये देखा था। ओके, फिर हमने देखा था रूबिस्को एंजाइम की मदद में ये कन्वर्ट होता है। जब कन्वर्जन के बाद में उसका फॉस्फोरिलेशन होता है, जिससे कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके अंदर 12 ATP यूज हो गए। तो अभी तक हमारे 18 ATP यूज हो चुके हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। और रिडक्शन अब होता है, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस जहां से हम शुरू करेंगे, अब होता है क्या है कि जो आपका फॉस्फोरिलेशन के बाद में जो बना आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए क्या होता है कि जो NADH2 जो रिड्यूसिंग पावर है वो आती है और अपने हाइड्रोजन को इसको डोनेट करके वो 12 NADP वहां से फ्री हो जाता है। तो क्या बना, जो 12 मॉलिक्यूल थे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, अब क्या बनते हैं 12 PgAl, मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। अब सुनिए क्या मतलब है। आपके जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए ध्यान कीजिए, हमारे लाइट रिएक्शन के नॉन साइक्लिक रिएक्शन में जितने भी NADPH2 बने थे, वो NADPH2 यहाँ पर आते हैं। मतलब वहां तो एक ही बना था क्या, तो हमें जरूरत है 12 NADPH2, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल है। तो ये अपने हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, किसको, इनको डोनेट करते हैं। और डोनेट करने के बाद में उससे एक 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं, तो बनता है आपका 12 PgAl, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है आपका। अब इस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का अब आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये अब जो ये जो रिएक्शन है, ये कैटालिसिस होती है ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब देखिए, अब आपके जो PgAl के जो 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, और उसमें से 10 मॉलिक्यूल अलग होते हैं, 2 मॉलिक्यूल अलग होते हैं। 12 मॉलिक्यूल है, तो जिसमें से 2 मॉलिक्यूल अलग होते हैं, 10 मॉलिक्यूल अलग काम करते हैं। 2 मॉलिक्यूल अलग होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, और जो 10 मॉलिक्यूल हैं वो दोबारा से रिजनरेट होकर राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, आपके जो रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अब 12 मॉलिक्यूल से 12 में से 10 मॉलिक्यूल, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है कि ये जाएंगे आपके RUBP को रिजनरेट करने के लिए। और इसमें से 2 मॉलिक्यूल जो PgAl के बचते हैं, जो कि 6 कार्बन के, अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि 6 कार्बन का होता है। देखिए, जो 12 मॉलिक्यूल हैं आपके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, उसमें से 10 मॉलिक्यूल ये यूज होंगे RUBP को बनाने। कहने का मतलब है, अब ये जैसे ये क्या बनाएंगे, ये 10 मॉलिक्यूल हैं, ये 10 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे किसके लिए, RUBP को बनाने के लिए। मतलब इसे कहते हैं RUBP रीजनरेशन प्रोसेस। और आपके 2 मॉलिक्यूल PgAl के, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है, तो 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन के हुए, 6 कार्बन के हुए। तो 6 कार्बन अब वो इन्वॉल्व होंगे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है। तो अब हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोस शुगर, कि आपका हेक्सोस शुगर बनता कैसे है। तो ये तो था आपका रीजनरेशन। तो हम पढ़ेंगे अब रीजनरेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे और सिंथेसिस पढ़ेंगे कि हेक्सोस शुगर बनता है। हेक्सोस मतलब ग्लूकोज शुगर, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, इसलिए इसको हेक्सोस शुगर कहते हैं। तो जो 12 मॉलिक्यूल होते हैं, 12 मॉलिक्यूल के 12 मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल्स तो निकल जाएंगे किसके लिए, फिर मैं बता रहा हूँ, ये दोबारा प्रोसेस को रिपीट किया है। 10 मॉलिक्यूल तो कहाँ चले जाएंगे, RUBP को बनाने के लिए, इसको रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि ये साइकिल है। साइकिल में जो जहां से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म होता है। तो कहानी कहां से शुरू हुई थी, RUBP से कहानी शुरू हुई थी, दोबारा से जाके वहीं RUBP दोबारा से बनेगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, साइकिल के लिए भैया जो RUBP यूज किया वापस भी तो करना पड़ेगा, अपने घर का थोड़ी ना जो रख लिया वापस करना पड़ेगा। अब ये 10 PgAl के मॉलिक्यूल, ये 10 BgAl के मॉलिक्यूल तो चले जाएंगे RUBP को बनाने के लिए।
मतलब, और हमने वहाँ कितने RUBP यूज किए थे, सोचिए 6 RUBP यूज किए थे, तो कितने बनाएंगे 6 RUBP, तो ये 6 RUBP के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब इसमें से 2 मॉलिक्यूल बाहर आ गए जो कि 6 कार्बन के थे, एक PGL 3 कार्बन का था, तो 2 PGL कितने हो गए 6 कार्बन के हो गए, तो इन 6 PGL से एक ग्लूकोज का कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हो गया पूरा 36 कार्बन का था, 10 कार्बन 30 कार्बन इसमें चले गए, यूटिलाइज हो गए, और 6 कार्बन यहाँ पे बन गए। तो RUBP अब देखोगे राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, तो राइबोलोज कितने कार्बन का था 5 कार्बन का था, 5 कार्बन का था, कितने मॉलिक्यूल है 6, टोटल कितना हो गया 30, ये कितने 30 बन गए, और ये 6 से 6 बन गया। ठीक है, अभी बनता है कैसा प्रोसेस, ठीक है, ये बनता है बेटा इस तरीके से, देखिएगा एक बार। ओके, अब सबसे पहले एक बार हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि किसमें कितने प्रोसेस की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये चला जाएगा। अब देखिए हमने टोटल NADPH2 की जो जरूरत थी, एक मोल ग्लूकोज को अगर आप सिंथेसाइज करते हो, तो मतलब सॉरी एक मोल ग्लूकोज को अगर आप सिंथेसाइज करते हो तो कितने ATP की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर 1 मोल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP, 1 मोल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए, अगर 1 मोल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए आपको 3 ATP और 2 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अगर एक नॉर्मल कैलकुलेशन लेके चलें कि 1 मोल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए, चलो ये छोड़िए, लाइन छोड़िए, आप 1 मोल के लिए ये कैलकुलेशन अभी रहने दीजिए। इतना समझिए हमने कितने यूज किए थे, 6 CO2 यूज किए थे, 6 CO2 यूज किए थे। अब कितने ATP यूज हुए, कितने ATP यूज हुए, 18 ATP हुए और 12 NADPH हुए। देखिए 12 NADP यहाँ पे यूज हुए, हमने 12 NADPH यूज की और 18 ATP वहां यूज किए थे। ठीक है, 18 ATP हमने यहाँ यूज किए थे। तो 1 मोल ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की जरूरत होती है। तो मतलब ये हुआ, और एक साइकिल अगर आप देखोगे एक साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन से कितने बनते हैं, एक साइक्लिक रिएक्शन से कितना बनता है, आप खुद सोचिए, एक साइक्लिक रिएक्शन है तो उससे केवल एक एटीपी बनता है। ठीक है, सॉरी 2 एटीपी बनते हैं। एक नॉन साइक्लिक से कितने बनते हैं, एक एटीपी और एक NADPH2 बनता है। बट हमारी जरूरत तो ज्यादा की है, हमारी जरूरत तो 18 की है, और NADPH2 कितने 12 की जरूरत है। तो इसलिए अब सोचिए हमें एटीपी को कंप्लीट करना है, हमें हमें पूरा मतलब हमें पूरे एटीपी चाहिए। तुम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जितनी बार चलाना है चलाओ, लेकिन हमें 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए, उससे कम एक नहीं चलेगा। तो क्या होता है, साइकिल को रिपीट किया जाएगा। ठीक है, अब साइकिल को रिपीट किया जाएगा तो होता है क्या है कि इसके 6 टर्न चलते हैं, मतलब 6 टर्न चलेंगे। तो 6 टर्न जब चलेंगे, जब इसके 6 टर्न चलेंगे मतलब नॉन साइक्लिक के, तो जब जाके 6 इसके कितने एटीपी बन रहे थे, 6 एटीपी बन रहे थे, 6 एटीपी बन रहे थे, और 6 एटीपी के साथ में 6 एटीपी बन रहे थे और 2 NADPH2 बन गए। तो कितने बन गए, 6 × 2 12 NADPH2। अब सोचिए एक साइक्लिक जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन चला था, तो जब एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन जब चला था, तो एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन में, जो एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन था, तो एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन को चलाने में एक एटीपी और 2 NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ था, एक एटीपी और 2 NADPH2 का फॉर्मेशन, और साइक्लिक रिएक्शन में 2 एटीपी का फॉर्मेशन। लेकिन हमें चाहिए 12 NADPH2 और 18 एटीपी। तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको 6 बार चलाना पड़ेगा। 6 बार जब आप चलाओगे, जब जाकर कहीं 18 एटीपी, 6 बार आपने चलाया तो उसके 6 एटीपी और 12 NADPH2, और साइक्लिक को 6 बार चलाया तो 12, तो कितना 18 एटीपी और 12 NADPH2 हो गए। तो मतलब एक कंप्लीट ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए, आपकी 6 बार नॉन साइक्लिक चलता है, 6 बार साइक्लिक चलता है, जब जाकर कंप्लीट आपके पास में टोटल असिमिलेटेड पावर बनती है CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 6 CO2 अंदर आता है, 18 एटीपी अंदर आते हैं, 12 NADPH2 अंदर आते हैं। ओके, इसके अलावा आउट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाता है, 18 ADP और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं। ओके, तो ये आपका 5वां है, सॉरी गलती से चौथा आ गया। पांचवा, कि अगर आपको हेक्सो शुगर का सिंथेसिस करना है तो क्या करना है, मैंने बताया था ना कि जो 12 PgAl बने हैं, वो 12 PgAl में से 10 मॉलिक्यूल तो चले जाते हैं RUBP के सिंथेसिस के लिए, और जो आपके 2 मॉलिक्यूल बचे हैं, वो 2 मॉलिक्यूल किस में जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल जो जाते हैं वो बनते हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए। अब मैं 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो ग्लूकोज को बनाएंगे, कैसे, जैसे कि फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, सबसे पहले उन दो में से एक फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का आइसोमराइजेशन होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। ये जो दो में से एक PgAl का क्या होता है,
आइसोमराइजेशन होता है, आइसोमराइज होता है, आइसोमर होने की वजह से वो कन्वर्ट किस में होता है, DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। अब आपका हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये आ गया, प्लस एक अब दो थे, ये तो था पहला, ये था पहला, ठीक है, वो यूटिलाइज कन्वर्ट किस में हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। अब आपका जो दूसरा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, दूसरा जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, वो इसी हाइड्रोक्सी एसीटोन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। उल्टी रिएक्शन चल रही है, ग्लाइकोलाइसिस का जस्ट अपोजिट है। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉस्फेटेज होता है और वहां से एक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, देखिए फॉस्फेट बाहर निकल गया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर इसका दोबारा से फॉस्फेटेज होता है, एक फॉस्फेट बाहर आ गया और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रोसेस होता है ग्लूकोज को बनाने के लिए, जो कि जस्ट ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट ग्लाइकोलाइसिस का। तो दो मॉलिक्यूल तो पीजीएल के बनाने में यूटिलाइज हो गए, किसके, सॉरी, दो मॉलिक्यूल तो पीजीएल के बनाने में यूटिलाइज हो गए ग्लूकोज के। यहाँ पे देख कहीं पे एटीपी यूज हुआ, नहीं हुआ। तो मतलब हमारी टोटल रिएक्शन में हमारे एक साइकिल के अंदर दो NADPH2 एक साइकिल के अंदर दो एटीपी जो बन रहे थे, और एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन में एक एटीपी दो NADPH2 बन रहे थे, लेकिन हमारी जरूरत थी 18 एटीपी और 12 NADPH2 के लिए। तो हर एक साइकिल को, नॉन साइकिल को 6 बार रिपीट किया जाता है, जिससे कि कंप्लीट एसिमिलेटरी पावर बनती है। यहाँ पे तो कोई एटीपी जरूरत नहीं है, तो मतलब टोटल वहां तक जरूरत थी 18 एटीपी और 12 NADPH2 की, वो जरूरत पूरी कर दी हमने। तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन बनाएगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो उसके लिए कितनी बार चलना पड़ेगा, 6 बार चलना पड़ेगा। और यहाँ जाके कंप्लीट आपके कंप्लीट कितने बन गए, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट कुछ नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। दो पीजीएल के मॉलिक्यूल में से पहला पीजीएल मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, उसका आइसोमराइजेशन हो गया। फिर जो दूसरा आपका जो पीजीएल है, वो इसके साथ में एसोसिएट हुआ, क्योंकि 3 कार्बन का ये, 3 कार्बन का ये, तो क्या बन गया, 6 कार्बन का फ्रक्टोज। अब ये 6 कार्बन के स्ट्रक्चर्स बनने लग गए। बस यही आपका क्या कहते हैं, अब आता है रीओरिजिन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब आपका जो दो मॉलिक्यूल थे, ग्लूकोज तो बना दिया, अब जो 10 मॉलिक्यूल हैं, वो कैसे राइबोलोज को बनाते हैं, राइबोलोज 5 फॉस्फेट को बनाते हैं। इसको हम रिकॉम्बिनेशन स्टेज भी कहते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया, वही लाइन लिखी हुई है कि ये लाइन तो वही लिखी हुई है। ये लाइन ये कहती है कि आपका ये लाइन तो वही कहती है, ये लाइन यही कहती है कि आपके जो 6 मॉलिक्यूल थे CO2 के, ठीक है, वो फिक्स हुए, और फिक्स होने के बाद में एट द एंड फिक्स होने के बाद में एट द एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl बना, जिसमें से 10 मॉलिक्यूल तो अब आपके यूटिलाइज होंगे इस राइबोलोज 5 फॉस्फेट को बनाने में, और 2 मॉलिक्यूल ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। इस पूरे डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए टोटल जरूरत थी 18 एटीपी और 12 NADPH2 के लिए, और जिसके लिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को 6 बार चलना पड़ता है, जब जाके कंप्लीट एक डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। ये वही ये लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रीओरिजिनेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। जैसे वहां चला था, अब यहाँ चलेंगे। अब ध्यान रखना क्या करना है आपको, वो जो 10 PgAl मॉलिक्यूल है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन टुकड़ों में करेंगे। तो 10 में से सबसे पहले 3 PgAl के मॉलिक्यूल आइसोमर होके कन्वर्ट हो जाते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। कैसे, इसके सॉरी 3 ही 4 मॉलिक्यूल किसमें आइसोमर हो गए, कन्वर्ट हो गए, क्योंकि पीजीएल और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जो कि पीजीएल ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अंदर एसीटोन कीटो ग्रुप है। बस इतना ही फर्क, इसमें आइसोमर है एक दूसरे के। तो 10 में से 4 मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में हो गए, DHAP के अंदर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद में फिर वही कुछ हद तक तो आपका वही है जो अभी देखा था ना, ग्लूकोज बनने का प्रोसेस वही है। फिर उसके बाद में से अब आपके 10 में से कितने यूटिलाइज हो गए, 10 में से आपके यूटिलाइज हो गए 4, कितने बचे, 6 बचे। 6 में से अब आपके 2 मॉलिक्यूल अब यूटिलाइज हो गए, 6 में से 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गए, तो कितने बचे अभी आपके, 4 अभी बचे, मतलब 2। अब देखिए 6 बचे थे, 4 वहां यूटिलाइज हो गए थे, तो अब उस 6 में से 2 अब यूटिलाइज हो गए, तो देखिए 2 यूटिलाइज हो गए, 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गए, प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब आपका जो डाइहाइड्रोक्सी, यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी भी 2 मॉलिक्यूल है, दोनों की 2-2 मॉलिक्यूल है। कैसे, अब आपका जो ये 4 मॉलिक्यूल बने थे, इसके तो 4 मॉलिक्यूल यूज हो गए 10 में से। अब आपके जो 4 मॉलिक्यूल इसके थे, इसमें से 2 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड हो गए और बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है, बन गए 2 मॉलिक्यूल। जो कि देखिए 2 मॉलिक्यूल क्यों बने, क्योंकि 3 कार्बन का 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, और 2 मॉलिक्यूल इसके कंप्लीट हो गए।
अब आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वो कैसे काम करेगा, अब वो देखिए। अब देखिए, अब आपका जो फ्रक्टोज 1,6, अब कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा कितने पीजीएल बचे हैं और कितने डीएचएपी बचे हैं। कितने पीजीएल में से देखिए 10 पीजीएल थे जिसमें से हमने 4 वहां यूज किए, 2 यहाँ से यूज किए। 4 वहां यूज किए, 2 यहाँ यूज किए, तो हमारे 6 यूज हो गए। 4 अभी भी हमारे पास 4 बचे हैं। उस 4 में से ध्यान रखिए, उस 4 में से 4 के 4 यहाँ कन्वर्ट हो गए थे डीएचएपी के अंदर, तो 4 में से 2 तो यहाँ यूटिलाइज हो गए डीएचएपी, अभी भी 2 हमारे पास बचे हैं। तो पी फ्रैक्टो 1,6 फॉस्फेट में क्या होता है, एक फॉस्फेटेज ग्रुप बाहर निकलता है और कन्वर्ट किस में होता है, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर ही 2-2 मॉलिक्यूल है, सबके ध्यान रखना, ये 2-2 मॉलिक्यूल है कि 2 मॉलिक्यूल बने थे। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 3 पीजीएल, अब आपके 2 मॉलिक्यूल, अब देखिए 4 वहां यूज हुए, 2 वहां यूज हुए, 6 10 थे, 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 और 2 अब यूज हो गए, तो 8 यूज हो गए। 8 का तो हिसाब हो गया पूरा का पूरा। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल, पीजीएल के और 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, 2-2 मॉलिक्यूल, और बनाते हैं जाइलोज 5 फॉस्फेट और इथ्रोस 5 4 फॉस्फेट। देखिए इसके आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये आपका कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये 12 एटम्स ये हो गए, ठीक है। नो ये हो गए, ठीक है। अब देखिए कैसे, 12 और 9 18, 12 और 9 21 कार्बन है हमारे पास। अब कैसे डिसोशिएट होते हैं, जाइलुलोज जो होता है, जाइलुलोज वो है आपकी 5 कार्बन शुगर है। जाइलोज क्या है बेटा, आपके 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, 5 कार्बन की शुगर है। तो ये कितने हो गए आपके, 5 कार्बन की शुगर है, तो ये कितने हो गए आपके, ठीक है। अब ये जाइलोज है, अब ये 5 कार्बन शुगर है, कितने हुए इंटू 10, ठीक है, 10 ये हो गए। चार दुनिया 8 18, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, सॉरी 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 सॉरी। हाँ लेट मी एक्सप्लेन अगेन, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, हाँ सॉरी। ओके, तो ये तो हो गया आपके ये तो हो गया आपके 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये हो गया आपके 3, सॉरी ये 2, अगेन वही गलती कर रहा हूँ मैं, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये तो 2, छः, तो कितने हो गए, 12 और 6 18 हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जाइलुलोज 5 कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है, और 5 कार्बन की शुगर कितने मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये 10 कार्बन की शुगर है, इसके अलावा 2,
और एरिथ्रोज जो है वो 4 कार्बन की शुगर है, ठीक है। तो कितना हुआ 4 8, तो टोटल कितने हो गए 18। तो हो गए यहाँ पे कितने थे 12 और 6 18 और 10 और 18। देखिए थोड़ा सा देखने में हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इतना टिपिकल है नहीं जितना आपको लग रहा होगा ये। देखिए क्या कह रहे हैं, अब आप सुनिएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो 12 कार्बन की शुगर है, पीजीएल एक 3 कार्बन की शुगर है, ठीक है। तो ये हो गए 2 मॉलिक्यूल, टोटल 18 मॉलिक्यूल। तो और जाइलुलोज 5 कार्बन की शुगर है, इरिथ्रोज आपकी 4 कार्बन की शुगर है, तो टोटल हो गए 18 मॉलिक्यूल। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, अभी किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, इनके साथ ये 2 डिफरेंट शुगर्स बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये। अब देखिएगा, अब इरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट, अब आप देखिएगा इरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट, सॉरी हाँ, इरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट जो आपका ये था ना, इरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जो इरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट है, इरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा आपके डीएचपी की 2 मॉलिक्यूल। आप सोचिए डीएचपी कहाँ से आया, ये डीएचपी कहीं से नहीं आया बेटा, ये डीएचपी आया यहाँ से। देखिए 4 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल तो इसने यहाँ से रिएक्ट कर गया, ठीक है, बचे 2 मॉलिक्यूल। अब वो बचे हुए 2 मॉलिक्यूल ने यहाँ पे रिएक्ट किया इसके साथ में। तो इरिथ्रोस 4 कार्बन का शुगर है, तो 4 इंटू 2 8 प्लस ये आपका 3 कार्बन का शुगर है, 3 इंटू 6 ये हो गया 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 इंटू 2 6, ठीक है, 14 कार्बन। तो सूडो हेप्टोलोज ये बना आपका सूडो हेप्टोलोज, ये 7 कार्बन का है, ये हो गया 14 कार्बन का। अगेन देखिएगा 14 कार्बन का जो आपके इरिथ्रोस फॉस्फेट जिसके 2 मॉलिक्यूल जो थे, 2 मॉलिक्यूल में से अब आपके 2 मॉलिक्यूल्स जो थे, 2 मॉलिक्यूल में से जो उसमें से वो डीएचपी के साथ रिएक्ट करते हैं। इरिथ्रो 4 कार्बन की शुगर है, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 कार्बन, प्लस डीएचपी 3 कार्बन की शुगर है, इंटू 2 कितना हुआ 3 इंटू 2 कितना हुआ, फिर मैं आगे लिख देता हूँ, ये है आपका 4 इंटू 2 8 कार्बन की शुगर, और ये है आपका 6 कार्बन की शुगर। तो 8 और 6 कितना हुआ 14, और सूडो हेप्टोलोज हेप्टास, हेप्टा आ गया मतलब 7, तो ये हो गया 2 इंटू 7, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 14 कार्बन की, हो गया 14 कार्बन का। तो ये देखिए अब आपके डीएचपी पूरे यूटिलाइज हो गए, डीएचपी पूरे यूटिलाइज हो चुके हैं जो कि बने थे। और अगर आप पीजीएल का कैलकुलेशन अगर अभी भी करते हो, तो पीजीएल का कैलकुलेशन देखिए 4 10 थे, 4 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, 6 पूरे हो गए, 6 यहाँ पूरे हो गए और 2 यहाँ पूरे, कितने हो गए 8 हो गए, तो 8 तो हमारे पूरे हो गए। अब उसके बाद देखिए 8 8 यहाँ हो गए। अब उसके बाद में एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ देखिए एक मिनट, हाँ 4 यहाँ हो गए, 4 में से 4 प्लस 2 6 यहाँ हो गए, ठीक है। 6 के अलावा 2 यहाँ हुए 8 हो गए, 8 के बाद में 8 यहाँ हो गए, 8 के बाद में हाँ 8 अभी तक आपके पीजीएल के मॉलिक्यूल पूरे हो चुके हैं, अभी भी 2 बच्चे हैं क्योंकि 10 थे। और डीएचएपी जो बना था वो पूरा हो चुका, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में देखिए जो 4 पीजीएल के जो मॉलिक्यूल जो 4 डीएचएपी में कन्वर्ट हुए थे, उसमें से 2 यूटिलाइज कहाँ हुए, यहाँ पर हुए, और 2 यूटिलाइज कहाँ हुए फ्रैक्टोज बनाने में। यहाँ पे देखिए 2 यूटिलाइज यहाँ पर हो गए और 2 यूटिलाइज हो गए यहाँ पे हेप्टोलोज बनाने में। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि जो सूडो 16 जो डाइफॉस्फेट है उससे एक फॉस्फेट निकल जाता है और बनता है सूडो हेप्टुलस 7 फॉस्फेट बनता है, किस एंजाइम की मदद से, फॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से। अब आपका क्या होता है, जो सूडो फॉस्फेट जो सूडो हेप्टुलो 7 फॉस्फेट है, वो 3 पीजीएल मॉलिक्यूल मतलब 2 पीजीएल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो अब कितने 10 8 हो गए थे, 10 पूरे हो गए, आपके हिसाब पूरा हो गया, पूरा हिसाब हो गया ना भैया। अब ध्यान रखना ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 मॉलिक्यूल में समझ लेना, ये लिखा हुआ है कि इसमें फॉस्फेट जो ग्रुप है वो तीसरे पे जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये बता रहा है। तो ये 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए, 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए, 4 मॉलिक्यूल हो गए इसके, ठीक है। और उसे क्या बना, राइबोस 5 फॉस्फेट और 2 जाइलोस 5 फॉस्फेट। अभी भी एक हिसाब बाकी है, देखिए पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कैसे, कि जो सूडो ये कितना हुआ 7 इंटू 2 14 मॉलिक्यूल, 14 का ये हो गया, प्लस ये हो गया 2 इंटू
3 मॉलिक्यूल 6, 14 और 6 कितने हो गए आपके 21, 21 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब वो कैसे डिवाइड हुआ, जाइलोस, राइबोस, ओके सॉरी, आपका राइबोस और जाइलोस 5 फॉस्फेट। जो जाइबोस है वो 5 कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की शुगर, 5 प्लस 2 इंटू जाइलोस, जाइलोस कितने की शुगर है, ये आपकी शुगर है जाइलोस, एक मिनट रुकिएगा, 2 इंटू 2 मॉलिक्यूल इसके हैं 7 फॉस्फेट के, ओके एक मिनट, आपके जो 2 मॉलिक्यूल थे ना, ये 2 मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल, ये भी ध्यान रखना, ये 2 मॉलिक्यूल जो बने थे इसके, इसके जो 14 मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल में से ओके इनका सबका हो गया फॉस्फोरिलेशन हो गया। फॉस्फोरिलेशन के बाद मतलब इसका फॉस्फेटेज हो गया, मतलब फॉस्फेट ग्रुप उड़ गया। अब फॉस्फेट ग्रुप उड़ गया तो ये था आपके 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल में से कितना हो गया 7 इंटू टू, 7 इंटू टू 14 कार्बन, प्लस 3 इंटू टू ये हो गया आपका 3 इंटू टू 6, 14 और 6 कितने हो गए आपके 20 कार्बन हो गए, सॉरी 21 मैंने गलत कैलकुलेट किया, 20 कार्बन हो गए। तो ये 20 कार्बन हो गए, तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका कितने कार्बन का देखो एक बार, ठीक है। तो ये हो गया 7 इंटू 14 कार्बन, और ये देखिए ये है आपका ये है आपका 14 और 6 20, 20 कार्बन का हो गया। ये राइबोलोस, राइबोलोस कितने कार्बन का है 5 कार्बन का है, ठीक है। और जाइलोस, ये जाइलोस बना इसने 2 इंटू 5 10, तो देखिए ओके 10 इंटू 10 और ये जो 20, सॉरी ये भी 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, इसमें लिख नहीं रखा यहाँ, इसका तो लिख रखा है, इसका नहीं लिख रखा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कितनों के 10 और 10 20 और 14 और 6 20। अब देखिए कैलकुलेशन समझिएगा एक बार, जो आपका पीजीएल पूरा हो गया, अब आपका राइबोस 5 फॉस्फेट बना और जाइलोस 5 फॉस्फेट बना। अब देखिए कैलकुलेशन रह गई थी वो बताता हूं आपको मैं, देखिए आपका ये जो जाइलोस 5 फॉस्फेट और इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट थे, इसके 2-2 मॉलिक्यूल बने थे, ठीक है, 2-2 मॉलिक्यूल बने थे। तो 2-2 मॉलिक्यूल में से इरिथ्रोस तो यूज हो गया था, इरिथ्रोस तो यूज हो गया, लेकिन अभी भी जाइलोलोस बचा था। देखिए इरिथ्रोस तो यूज हो गया बेटा, ये जो था ना ये इरिथ्रोस, ये तो यूज हो गया, अभी भी जाइलोलोस बचा हुआ है। तो इरिथ्रोस यूज हो गया, अब उसके बाद में जो जाइलोलोस, मतलब ये जो कहने का मतलब है इसके बाद में ये जो, एक मिनट बेटा, हाँ, ये जो अब आपका एरिथ्रोज यूज हो गया, एरिथ्रोज यूज हो गया था, अभी भी जाइलुलोज बचा था। तो मतलब अब क्या हुआ, जाइलुलोज उसका भी बचा हुआ है 2 मॉलिक्यूल, और इसके और 2 बन गए एक्स्ट्रा। तो कितने हो गए जाइलुलोज के 4 मॉलिक्यूल हो गए, 2 जाइलुलोज उसके बचे हुए, जो जाइलुलोज यहाँ बन गए, तो 4 मॉलिक्यूल किसके हो गए जाइलुलोज के हो गए, और राइबोस के 2 मॉलिक्यूल अलग से ही है। देखिए फिर से अब क्या होगा, तो अभी देखिए जाइलुलोज के आ गए 4 मॉलिक्यूल और राइबोस के हो गए 2 मॉलिक्यूल। तो राइबोस के जो 2 मॉलिक्यूल है, राइबोस 5 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल है, फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज के द्वारा राइबोलोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जाइलोस 5 फॉस्फेट के जो 4 मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज से राइबोलोस 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट इज अ प्रोसेस कि कैसे राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। हो सकता है कि आपको एक बार देखने में थोड़ा टफ लगा हो, बट इट्स नॉट टफ, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, आपको टफ नहीं लगना चाहिए। देखिए रीऑरिजिनेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास 10 पीजीएल के जो मॉलिक्यूल हैं, 10 पीजीएल के मॉलिक्यूल में से 4 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं एज इट इज डीएचईपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए 4 मॉलिक्यूल। और उन 4 में से अब 4 कन्वर्ट हो गए, उन 4 डीएचईपी से 2 डीएचईपी एक्स्ट्रा 3 में से रिएक्ट करते हैं, मतलब 10 थे, 10 में से 4 का स्टॉक खत्म हो गया, 6 का स्टॉक बाकी है, उस 6 में से अब 2 मॉलिक्यूल पीजीएल और 2 मॉलिक्यूल इसके, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करके फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाते हैं। फिर उसके बाद में इस फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का फॉस्फोफटेज होता है, उससे एक फॉस्फेट बाहर निकलता है और बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ध्यान रखना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अब किससे रिएक्ट करेगा, 6 मॉलिक्यूल तो उसके थे, मतलब 6 मॉलिक्यूल तो निकल ही चुके, यूज हो ही चुके, कितने बचे 4 बचे, 4 में से 2 पीजीएल अब रिएक्ट करते हैं, अब उस क्या बनाते हैं जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। आप कैलकुलेशन करके देखना नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, जाइलुलोज 5 कार्बन की शुगर है, एरिथ्रोज 4 कार्बन की शुगर है, तो कंप्लीट कार्बन बन जाते हैं। फिर उसके बाद में अब इसमें से भी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का तो बाद में यूटिलाइजेशन होता है, पहले एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है, डीएचएपी, मतलब ध्यान रखना 2 डीएचएपी यूटिलाइज हो चुके थे पहले ही 2 पीजीएल के साथ जुड़ के, सेकंड स्टेप देखोगे जब आप, ये देखिए 4 बने थे, 2 यूज हो गए, ठीक है,
दो अब इसके साथ जुड़ गए और बना सूडो हेप्टुलोस 1,7 डाइफॉस्फेट। तो दो मॉलिक्यूल इसके बन गए, मतलब 7 कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया, तो दो मॉलिक्यूल इसके बन गए। ठीक है, अब दो और दो पूरे हो गए, अब बचा आपका एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। ओके, तो क्या अब बना आपका एरिथ्रोफॉस्फेट जो दो मॉलिक्यूल है, अब यहाँ यूटिलाइज हो गए। अब आपके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बचे हैं, जो सूडो 1,7 डाइफॉस्फेट है, अब उस पे दो फॉस्फेट निकल जाते हैं, सूडो हेप्टुलो 7 फॉस्फेट बनता है। अब आपके जो सूडो 7 फॉस्फेटेज हैं वो बेसिकली दो पीजीएल जो बचे थे ना, 8 यूज हो गए थे, दो बचे हैं, तो उससे बनेगा राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। तो राइबोस 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल बने और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अब दो यहाँ पे थे और दो पहले के बने हुए, जो कि उसके बाद बना था जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट तो रह गया था, यूटिलाइज ही नहीं हुआ था, और जो एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट है, एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट बेसिकली रिएक्ट कर गया था। देखिए यहाँ पे सूडो बनाया था, सूडो हेप्टुलोस बनाया था। अब तो ये क्या बना, मतलब आपके चार मॉलिक्यूल किसके बन गए, चार मॉलिक्यूल बन गए आपके जाइलुलोज के और दो मॉलिक्यूल बन गए राइबोस के। देखिए तो राइबोस के जो दो मॉलिक्यूल है उसमें इसकी पेंटा शुगर है, तो पेंटो शुगर के फॉस्फेट ग्रुप में आइसोमराइजेशन होता है और बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जो बन गया दो मॉलिक्यूल। ठीक है, और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और यही तो हमें चाहिए था। आर राइबोलोज 5 फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल, राइबोस 5 फिर चार मॉलिक्यूल, कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूल, और यही तो हमें चाहिए राइबोलोज मोनोफॉस्फेट RUMP। इसका बाद में लेटर ऑन इसका फॉस्फोरिलेशन होगा और वो RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज अ प्रोसेस दैट आई वांट टू बी डिस्कस विद यू, और ये है आपका साइकिल है। अब मैंने क्या था ना, अब आपको साइकिल समझना आसान हो जाएगा। अब देख लें साइकिल एक बार और। सबसे पहले CO2 और H2 आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं 12 मॉलिक्यूल और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। फिर उसका फॉस्फोरिलेशन होता है और फॉस्फोरिलेशन से पास होते हैं, और फॉस्फोरिलेशन में 12 ATP यूज करते हैं। 6 ATP यहाँ पे यूज हो जाते हैं, 6 ATP यहाँ पे यूज हो गए, दिख रहे हैं ना। सबसे पहले क्या हुआ कि जो राइबोलोज मोनो, यहाँ से चलो एक बार हम यहीं से शुरू करते हैं। राइबोलोज जो 5 मोनोफॉस्फेट है उसका क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है, 6 ATP आते हैं और बनता है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बाइफॉस्फेट। इसके 6 मॉलिक्यूल हैं, तो उसका कार्बोक्सिलेशन होता है, 6 CO2 और 6 H2 मॉलिक्यूल आके जुड़ते हैं और बनता है 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। उसका फॉस्फोरिलेशन होता है, 12 ATP आके जुड़ते हैं और बनता है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए 12 ATP यहाँ, 6 ATP यहाँ, 18 ATP यूज हो गए। फिर उसका रिडक्शन होता है जिसमें 12 NADP प्लस आते हैं, और ये आते हैं, आप यहाँ लिख लेना बेटा, आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा होते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेना 12 NADPS2। ठीक है, और ये 12 NADP में कन्वर्ट हो गए, तो बना क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसके 12 मॉलिक्यूल बन गए। उसमें से दो मॉलिक्यूल ने ग्लूकोज, फिर लेटर ऑन सुक्रोज और लेटर ऑन स्टार्च बनाया, क्योंकि क्या होता है कि जो कभी भी प्लांट हमेशा फूड को स्टार्च के फॉर्म में ध्यान रखना, बनता ग्लूकोज है, लेकिन उस ग्लूकोज का जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड में, वो हमेशा सुक्रोज के फॉर्म में होता है, लेकिन स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, ये बना ग्लूकोज है, लेकिन जब ग्लूकोज का बना लीफ में बना, लेकिन अब लीफ में जो ग्लूकोज बना है उसको ट्रांसपोर्ट तो सब जगह करना पड़ेगा ना, उसको लीफ में भी उसको मतलब स्टेम में भी देना पड़ेगा, रूट, सभी लिविंग सेल्स हैं, सभी को फूड चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है और जो स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो आपको खाना मिलता है ना वो स्टार्च मिलता है। अब उसमें से क्या हुआ, 12 मॉलिक्यूल तो यूटिलाइज हो गए। अब उसके बाद 12 मॉलिक्यूल में से जो आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने यहाँ स्टेप खा गए, चलो कोई नहीं, जैसा है वैसा बना देना। तो 5 जाइलोस के बने, जाइलोस के 4 मॉलिक्यूल बने और जाइबोस के 2 मॉलिक्यूल, तो 6 मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में हो गए, RUMP के अंदर। इसका बाद में फॉस्फोरिलेशन हुआ और फॉस्फोरिलेशन के बाद में लगातार ये रिएक्शन चलता रहा। तो ये है आपका, ओके, यही है आपका क्या, एक मिनट बेटा, और यही आपका कि किस तरीके से आपका केल्विन साइकिल है, बेंसन साइकिल कह सकते हो उसको, C3 साइकिल कह सकते हो, या बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हो। तो यही हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर इस रीअरेंजमेंट के थ्रू ही हमारा कंटिन्यूअसली साइकिल चलता रहता है। तो अगर आप इसमें देखोगे C3 साइकिल में सबसे पहला फॉस्फोरिलेशन हुआ, फिर कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर अगेन फॉस्फोरिलेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में आपके जो बने 12 PgAl के मॉलिक्यूल, ये दो अलग अलग हो गए, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं, 10 मॉलिक्यूल रीफॉर्मेशन ऑफ किसका, रीफॉर्मेशन ऑफ द RUMP सॉरी। फिर अगेन देख लीजिए, सबसे पहला फॉस्फोरिलेशन हुआ RUMP का, फिर कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर दोबारा से जो कार्बोक्सिलेशन के बाद में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोरिलेशन हुआ। चौथे में क्या हुआ, उसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, और बना आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए जैसे ही दो हाइड्रोजन एसोसिएट हुए। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे क्या होगा बेटा, पांचवें नंबर के ऊपर
5वें नंबर के ऊपर आप होगा क्या कि आप वो पीजीएल के मॉलिक्यूल अलग-अलग हो जाएँगे, 2 मॉलिक्यूल बनाएँगे, हेक्सोस सिंथेसिस बनाएँगे, ग्लूकोज बनाएँगे और छठे नंबर पे क्या होगा कि जो 10 मॉलिक्यूल है साइमल्टेनियसली साथ-साथ ओके, वो बनाएँगे आपके बायोसिंथेटिक पाथवे में आपके आरयूबीपी का फॉर्मेशन करेंगे। बस यही है आरयूएमपी का फॉर्मेशन करेंगे, रिफॉर्मेशन ऑफ या रीओरिजिनेशन ऑफ द आरयूएमपी या रीअरेंजमेंट ऑफ आरयूएमपी का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज़ योर सेल्विन साइकिल। अब हम यहाँ आपका सेल्विन साइकिल आपका पूरा हो गया। ओके, 1 मिनट। हुँ। मैंने आपको बताया था कि जो रूबिस्को एंजाइम होता है ये थोड़ा-सा बेवफ़ा होता है, ये दोनों तरीके के बाइफेशियल होता है, मतलब ये कभी भी अपनी ये कभी भी दल-बदल सकता है, कैसे? क्योंकि जो रूबिस्को एंजाइम है इसकी 2 एफिनिटी होती है, एक ऑक्सीजन के साथ में, एक CO2 के साथ में। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि अगर O2 की कॉन्संट्रेशन ज़्यादा हुई CO2 में, ठीक है? एंड लाइक अगर ज़्यादा हुई तो हमेशा ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर लेगा, CO2 के साथ बाइंड अप कभी नहीं करेगा। तो मतलब ये कभी भी अगर दल पलट लेता है, तो अगर CO2 की कॉन्संट्रेशन ज़्यादा हुई, तो ये CO2 के साथ में ये बाइंड अप कर जाएगा और अगर ये O2 CO2 कॉन्संट्रेशन ज़्यादा हुई, जभी भी ये O2 के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ओके, तो लाइक कहने का मतलब है कि ये रूबिस्को की जो एफिनिटी CO2 के साथ हाई होती है, बट कभी-कभी जब रेशियो अगर इक्वल होता है, तो रेशियो अगर इक्वल है तो, लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीजन अगर हाई निकल गया ना, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर जाता है। अगेन मेरी बात सुनिएगा, रूबिस्को एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है, वो जनरली एफिनिटी उसकी हमेशा ऑक्सीजन CO2 के लिए हाई होती है, बट इन केस कब होगा जब CO2 और O2 का इक्वल परसेंटेज हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि O2 का परसेंटेज ज़्यादा निकल गया तो ये रूबिस्को O2 के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है? और जब C3 प्लांट कभी-कभी रूबिस्को के साथ जुड़ जाते हैं तो CO2 फिक्सेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डाउन चला जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अगर इन केस ऐसा हुआ क्योंकि देखिए हम क्या करा रहे थे? हम करा रहे थे फोटोसिंथेसिस जिसमें CO2 को फिक्स करा रहे थे, तो मतलब CO2 की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। बट इन एनी केस अगर CO2 की कंसंट्रेशन हाई ना होके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो बायोसिंथेटिक पाथवे का जो रेट ऑफ रिएक्शन है या इसका जो प्रोडक्ट में कमी आ जाती है और उसकी वजह से जो प्रोसेस शुरू होता है इसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में क्लास में। ठीक है? चलो अब हम मिलेंगे आपसे क्लास में, जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और लेक्चर ज़रूर रीड कीजिएगा। धन्यवाद।